ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 और उस पर एक रिलेशन बनाया गया 1 2 1 3 2 3, ठीक है। ऑन ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए पर आपको बनाया गया है। ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 हैं तो टोटल एलिमेंट्स 9 बनेंगे, ठीक है। और टोटल एलिमेंट्स आपके 9 बनेंगे तो उस पर टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, वो टोटल रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 9, ठीक है। तो साथ में इस चीज़ का रिवीजन भी करते चलिए। तो अब टोटल रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 9, काफ़ी बड़ा नंबर होता है 512, 512 टोटल बनेंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई एक रिलेशन आपको दे रखा है, ये चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या तीनों यदि है तो आपको इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जिस सेट पे बनाया गया है उसका रिफ्लेक्शन इमेजेस जरूर होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन इमेजेस होती है वन की इमेजेस होगी 1, तो ये 1,1 इसमें आना चाहिए, नहीं है। तो जैसे ही आपने एक को चेक किया वैसे ही आपका गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। वैसे ही होना क्या चाहिए 1 1 2 2 3 3 इसमें जरूर होना चाहिए। यदि ये 1 1 2 2 3 3 यदि होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, तो इस केस में क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है कि उसकी सिमेट्रिक इमेज उसमें जरूर होनी चाहिए। यदि a, b यदि आ रहा है तो ये जरूर होना चाहिए कि b, a भी उसमें होना चाहिए। यदि 1, 2 आ रहा है तो उसका उल्टा 2, 1 होता है जो कि इसमें होना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c, तो सीधा सीधा होना चाहिए कि a इज रिलेटेड टू c, ठीक है। मतलब ये आप चेंज मत कर देना कि मतलब C रिलेटेड टू A, यदि A आगे है C पीछे है तो इन दोनों को आप जस्ट लाइक ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको दूसरे जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए। ऐसा है क्या, देखते हैं 1, 2 ये इसकी एंडिंग कहाँ पर हो रही है 2 पे हो रही है, तो इसमें आप जो जितने भी बचे हुए हैं इसके आगे हो चाहे पीछे हो सब में चेक करें किसी की स्टार्टिंग 2 तो नहीं है, है बिल्कुल है, इसकी है। तो 1 2 और 2 3 को यदि कंबाइंड करेंगे तो ये 1 2 2 3 कंबाइंड हो जाएगा 1, 3 जो कि ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो अभी तक सिमेट्रिक आपका बना हुआ है, तो ये एक एलिमेंट चेक हो गया। दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं 1, 3 इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है किसी की स्टार्टिंग 3 से तो नहीं है, किसी की स्टार्टिंग 3 से नहीं है, तो मुझे दूसरा एलिमेंट मिला नहीं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, अभी भी ट्रांजिटिव है। अगला एलिमेंट है 2, 3, ठीक है, और इन दोनों में से किसी की स्टार्टिंग 3 है नहीं है, ठीक है, तो अभी भी आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मुझे केवल एक ही ऐसा एलिमेंट मिला था जिसके लिए मुझे ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ी, अदरवाइज जिनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है तो वो ऐसा नहीं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं तो कोई टेंशन नहीं, बस ये है यदि इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे तो ये कंडीशन उसमें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट्स ऐसा मिला था कि जिनमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ी है मैं, ठीक है। तो इसके मतलब ट्रांजिटिव हमारा हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, केवल ट्रांजिटिव है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सेट का है। इसमें दे रखा है A इक्वल टू एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स टोटल दे रखे हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन इंक्लूडिंग 1, 2, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना आपको दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितना हो जाएगा वो आप जानते हैं 3 क्रॉस 3 टोटल हो जाएगा 9। तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, वो कितने बनेंगे आप जानते हो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512। तो ये तीनों फॉर्मूले भी रिवाइज कर लीजिए साथ में। अब बात करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है और उसमें 1, 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक रिलेशन, चलो रिलेशन नंबर 1 बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहते हैं कि उसकी रिफ्लेक्सिव इमेज जो है वो जरूर होनी चाहिए, मतलब कि 1, 1 2, 2 3, 3 ये तो इसमें होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो इंक्लूड हो गए। अब ये कह रहे ये भी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, चलो मैं इसको लिख ले रहा हूँ। यदि ये हो गया तो रिफ्लेक्सिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि 1, 2 है तो 2, 1 होना ही चाहिए, तभी काम चलेगा हमारा।
राइट। आगे ट्रांजिटिव पे बात कर लेते हैं, तो ठीक है, जिन पे ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स वाले जो होते हैं इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल पीछे वाले को चेक कर लेते हैं। 1 2 2 1 इन दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को डिब्बे जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो 1,1 बनेगा जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। इसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है? 1 पे हो रही है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है? 1 पे हो रही है। इन दोनों को यदि कंबाइन किया जाए, इसको आगे और इसको पीछे से, तो 2 1 और 1 2, तो 2,2 बनेगा जो कि ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को लेके कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल जो इनके एलिमेंट्स ए और बी दोनों अलग अलग होते हैं, केवल उन्हीं को चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है। चलो दूसरा और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्या और बनेगा। तो 1 1 2 2 3 3 ये तो लेना ही है, ठीक है, ये लेना है, प्लस ये उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, तो 1 2 और 2 1 ये तो आपको लेना ही होगा। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, 1 3 भी इसमें डाल ले रहा हूँ। तो 1 3, यदि 1 3 होगा तो 3 1 भी आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और क्या चीज़ है, देखो 1 2 2 1 ये सब चीज़ें हम आगे पहले चेक कर चुके थे, ये वाला। अब इनमें से तो किसी की स्टार्टिंग 2 या 1 से तो नहीं है, ये है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ, देखो 2 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 पे जाना चाहिए। क्या 2 3 पे जा रहा है? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 2 3 इसमें इंक्लूड करना होगा मुझे। कर लिया। चल अब ये देख लेते हैं, 1 3 3 1, तो ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम हो जाएगी 2 3 दिया आया हुआ है, तो 3 2 उसमें आना चाहिए, ठीक है। इतना देख लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया था, ऊपर वाला मैंने यहाँ तक जितना तो कॉपी करना ही होगा मुझे नेक्स्ट वाले में, देखो इतना तो मैंने कॉपी किया ही था। इसमें मैंने क्या किया, देखो 1 2 और मैंने एक इंक्लूड करने की कोशिश की थी 1 3। तो 1 3 जैसे ही मैंने इंक्लूड किया तो 3 1 अपने आप बन गया था। और क्या हुआ कि 2 3 3 2, ठीक है, 2 3 का एक पेयर ये बचा हुआ था, वो इनको सेट करने के लिए, मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए वो वाला एलिमेंट्स अपने आप इसमें आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला कवर हो गया, तब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आप इनको ड्रॉप करें, केवल 2 3 को ट्राई करेंगे तो 3 2 आ जाएगा, और इनसे इनकी जब ट्रांजिटिविटी को जब सेट किया जाएगा तो ये एलिमेंट फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो केवल मुझे 2 ही ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो टोटल कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे केवल, ठीक है। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। दे रखा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके दे रखा है, मतलब डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पहला जो डोमेन है वो x लेस देन और इक्वल टू से, मतलब छोटे के लिए है, मतलब यदि मान लो x इक्वल टू 2 यदि यहाँ पर है, तो इसके लिए जो वर्क कर रहा है वो हमारा फंक्शन है kx²। और दूसरा हमारे पास है x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो है हमारे पास 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका फंक्शन वर्क कर रहा है। अब उन्होंने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यदि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हम x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और इस साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और इस साइड हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। और तीनों यदि इक्वल हो जाएं तभी वो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। तो हम पहले एफ एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू 2 इस फंक्शन पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 4k, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन फंक्शन काम कर रहा है, यही काम कर रहा है। तो जस्ट kx², ये अपने आप में कैसा फंक्शन है कि जो x² होता है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये पुट कर लेंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा, 4k निकल के आएगा। राइट हैंड लिमिट पे जाते हैं, तो राइट हैंड लिमिट इस पे वर्क करेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट इस साइड होती है। तो x ग्रेटर देन 2, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो यहाँ पे x तो है नहीं जो वैल्यू पुट करें, तो डायरेक्ट हम सीधा क्या करेंगे, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हमेशा ही वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो अब ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है तो क्या कर देंगे, सबको इक्वल कर दीजिए। तो इन दोनों से तो कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन इससे ज़रूर मतलब है। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, 3/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है
कि कॉन्टिन्यूस इस वाले पॉइंट पर आपको दे रखा है के की वैल्यू बताइए, लैम्डा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कभी ये 2 पार्ट में डोमेन ब्रेक कर देते हैं, कभी 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो कभी भी कोई आपकी मिस्टेक नहीं होनी। 2 पार्ट में हो जाएगा तो 2 पार्ट इक्वल हो जाएंगे, एक अलग हो जाएगा, आपको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। यदि 3 पार्ट में आपको दे रखा है तो 3 पार्ट में जैसे कि एक्स 2 पे ब्रेक किया गया है, तो हो सकता है कि एक जगह 2 पे ब्रेक किया गया है, दूसरी जगह 1 पे किया गया हो, तो वो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। देखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। अ वेंचर बाउट 6 बटन फॉर ए रुपी। एक बंदा है वो 1 रुपये में 6 बटन खरीद के लाता है। अब वो कह रहा है कि उसे प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो वो 1 रुपये में कितनी बटन बेचे। तो यदि आप अपने आप को खुद सोचिए, यदि आप 1 रुपये में 6 बटन यदि खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो आप 6 बटन से ज़्यादा बेचना चाहेंगे कि कम बेचना चाहेंगे जिससे कि आपको प्रॉफिट हो जाए। आपके माइंड में फट से आ गया होगा कि 6 बटन से कम मैं बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। चलो, पहले आप कोई चीज़ 100% पे काम कर रहे हो, आपको चाहिए है 120%, तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। जब आप 100% पे काम कर रहे थे तब आप बटन लाते थे 6, ठीक है। अब आपको कितनी बटन लानी है, बटन पहले 6 था तो बटन ही कम ज़्यादा करनी है, तो 6 को पहले 6 लिख लीजिए। अब इसको मुझे कम ज़्यादा करना है, तो इसमें आपको 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई होना है, या तो 100/120 या तो 120/100। माइंड में पहले आ चुका है कि मुझे इस वैल्यू को कम करना है। इस वैल्यू को कम करना है तो मुझे 100/120 का ही गुणा करना होगा, तभी ये वैल्यू कम होगी। आपने 120/100 कर दिया तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 10/2 कितना हो गया, 5। तो कितनी बटन आपको सेल आउट करनी होंगी, 6 बटन पर रुपी आपको सेल आउट करोगे, तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ये देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा। बोल रहे हैं ये रियल है। यदि रियल है तो थीटा की आप वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। मतलब थीटा की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं जिससे कि ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाए, रियल हो जाए, ठीक है। मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, मतलब आई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आई यदि नहीं आना चाहिए तो थीटा यदि ऑप्शन में दे रखा है तो क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन की वैल्यू को यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसके कंजुगेट पार्ट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन आएगा, उसमें जो रियल पार्ट है उसको छोड़ देते हैं और इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो वहाँ से मुझे थीटा सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाते हैं। यदि मैं साफ साफ दिख रहा है, यदि मैं सी जो ऑप्शन पाई दे रखा है, साइन पाई आपको पता है 0 होता है, तो साइन पाई 0 तो ये 0 हो गया। यहाँ पे साइन पाई 0 तो ये 0 हो गया, तो बचा कितना, 2 बचा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। यदि सपोज डायरेक्ट यदि ऑप्शन पुट करने पे नहीं आंसर मिलता तब आपको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। ये देखते हैं, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है f(x) = समथिंग एंड g(x) = समथिंग, देन डोमेन ऑफ f(g(x). ये आपका एक कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। मतलब पहले जो x का जो इनपुट है पहले g पे वर्क करेगा, फिर वो gx एज ए इनपुट f की तरफ f के इनपुट का वर्क करेगा, फाइनली आपको एक आंसर आप मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको डोमेन पूछा जा रहा है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि f(g(x) ये है, तो x जो है सबसे पहले यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जो x है ऐसा तो नहीं g के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन आपको gx दे रखा था वो है हमारा 1/x + 3। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि x की जो वैल्यू है वो -3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मुझे इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल -3 के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आगे क्या करते हैं, आगे अब इसको f(g(x) फाइंड आउट कर लेते हैं कि f(g(x), तो f हमारा क्या है, x/x + 1, तो ये हो जाएगा g/g + 1, और g हमारा है 1/x + 3, तो दिस एंड दिस, और साथ में क्या है जी, ये 1 बचा हुआ है, इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टोटल 1/x + 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा x + 4, तो ये ओवरऑल बचेगा हमारे पास 1/x + 4। थोड़ा सा आप कर लीजिए आराम से, कन्फ्यूजन ना रखना।
तो ये हो गया। अब ये जो फंक्शन आया ये कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम केवल कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केवल प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, केवल 2 पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप रियल में से निकाल दीजिए। तो रियल में से निकाल देंगे तो आपको कौन कौन से हो जाएंगे, -3 और -4, इन दोनों को हटा देंगे तो आपका डी ऑप्शन तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है बच्चों से, पेपर में क्या करते हैं FGX डायरेक्ट निकाला, 1/x+4 आया, जैसे ये आया तो यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन यदि ऐसा कहीं दिया होता है कि जहाँ पे केवल ऐसे लिखा होता है r -4, तो काफ़ी बच्चे इस पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा केवल उन्होंने देखा कि क्वेश्चन को ये नहीं निकाला, केवल इसी पे वर्क कर लिया, अच्छा कि या तो x = -1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, तो -1 -3 जिसमें हो रहा होगा उस पर टिक लगा देते हैं। तो ऐसा मत करिए, इसको आप पूरा सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेन अंदर दे रखा है कि उसमें डोमेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फिर उसके बाद FGX वगैरह फाइंड आउट कर लीजिए, तो उसमें फिर उसका डोमेन फाइंड आउट कर लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ y = cos log x + sin log x then x² / 2 + x by 1 + y = 2। जो BSc वाले बच्चे हैं वो देखते कन समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है BSc के लिए, BCA में भी काफ़ी जगह ये पढ़ाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर 0 है, ये मोस्टली सारे बच्चे जानते हैं, याद है तो आप सीधा टिक लगा दीजिए, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करना। और ये है क्या चीज़, ये जो बाई 2 है ये डबल डिफ्रेंसिएशन है ऑफ बाई का, मतलब d2y/dx² की बात कर रहे हैं, और जो बाई 1 है वो dy/dx की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब जो आपको बाई दे रखा है एक बार dy/dx निकालना है, जब उसके बाद आपको dy/dx का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हम सीधा सीधा एक बार dy/dx यहाँ पे निकालते हैं। cos log x क्या होता है, पहले तो उस cos का साइन हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद log x का क्या होता है, 1/x होता है, साइन का होता है cos, इनपुट ऐसे ही लिखा जाएगा पहली बार में। उसका log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके बाद जो यहाँ पे कॉमन x आएगा, इस x के यदि आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा टफ। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, x का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसी को बाई 1 बोला जाएगा, माइनस ऑफ साइन log x प्लस cos ऑफ log x। अब क्या कर लेते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे x है और यहाँ पर भी बाई 1 में dy/dx, यहाँ पर भी बाई और x दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आपको 2 पार्ट करना होगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है, तो 1 × बाई 1 प्लस, अब अगर x को ऐसे ही रखेंगे, बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा बाई 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का cos हो जाएगा log x, और log x का होता है 1/x, cos का होता है माइनस का साइन log x डिवाइडेड बाई log x का 1/x होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये x कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर ये x² बाई 2 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो x ऑफ बाई 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो जो बचेगा वो आप साफ साफ दिख रहा होगा, बाई के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा बाई। अब इस बाई को यदि मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, x² बाई 2 x ऑफ बाई 1 प्लस ऑफ बाई इक्वल टू क्या बचा, अंडा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा C। ये क्या दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा कर्व है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले यदि मुझे इसका फिगर यदि बना लेता हूँ तो शायद मुझे कुछ आसान हो जाए। तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी कभी कभी हम फॉर्मूले जानते हैं उनके बेस से हो जाते हैं, यदि उस बेस से नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका है कि उसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करें। तो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि यहाँ पर आपने ये चीज़ देख रहे होगे तो ये इक्वल लेस देन का साइन यदि हटा दिया जाए तो देखा जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है और उसका सेंटर जो है वो 0,0 और रेडियस आपकी 1 है। तो ऐसे मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, गोल गोल बन गया है, अच्छी बात है। ये आपका सेंटर हो गया और ये रेडियस आपकी 1 है। तो ये रेडियस 1 है तो आपका ये कोऑर्डिनेट आपको पता होगा 1,0 हो जाएगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका -1,0 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0,-1 होगा, और जो ऊपर वाला है वो 0,1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये लेस देन जो है वो आपने जब कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ाया था उस टाइम आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ,
वो पॉइंट पुट करता हूँ, पुट करने के बाद वो वैल्यू किस तरह से आती है, ठीक है। यदि मान लो सपोज आपका जो एस यहाँ पे दे रखा है वो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यदि मैं 0,0 इसमें पुट कर दूँ तो 0 + 0 -1 इक्वल टू -1, मतलब एस की वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब है वो पॉइंट उस बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 0,0 उस बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको जो एरिया है मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये पूरा ही सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे पूरा ऐसे कर लेता हूँ, जो सर्किल के अंदर वाला पार्ट पूरा जो ये चीज़ लिखी है ये इसको शो कर रहा है। अब दूसरा क्या चीज़ है, x + y इज ग्रेटर देन 1, तो x + y, तो x + y इक्वल टू 1 पहले बना लेता हूँ। तो x + y इक्वल टू 1 जो होगा वो हमारा y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, लाइन आपकी ऐसी होगी, ठीक है, लाइन ऐसी होगी। तो अब ये यहाँ पर भी इसको कुछ मान लेते हैं, x इक्वल टू x + y -1। अभी 0,0 देखो यहाँ पर है, तो इसको मैं पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 0 -1, जो कि निगेटिव है। निगेटिव का मतलब वो उसी साइड में लाई करता है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो ये उसी साइड में लाई कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि x + y जो है वो ग्रेटर देन 1 है हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा, x + y -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x + y -1 लेस देन 0 के लिए जो होगा वो हमारा ये वाला पार्ट होगा, और x + y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो होगा वो हमारा उस वाले पार्ट के लिए होगा, मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये लाइन एक्चुअली इनफाइनाइट लेंथ की है, तो ये पूरा ही जो एरिया है वो आपका x + y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा, ठीक है। तो इसको और इसको यदि मैं अंदर मिक्स कर दूँ, तो यदि मैं मिक्स करूँगा तो ये ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है। लाइन सीधी कर लीजिए, और इसका जो एरिया है वो ये वाला एरिया था, मतलब ये पूरा। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे इतना डार्क सा कर दिया है, तो ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन पार्ट में आएगा। तो इसी का आपको एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो यदि मैं देख रहा हूँ साफ साफ कि यहाँ पर एक जो सर्किल बन रहा है वो कैसा है, सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो इस सर्किल का एरिया आपको निकालना आता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा आपका कितना, पाई टोटल सर्किल का, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, तो इसमें यदि देखा जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, ये π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सर्किल है वो हमारा π/4 हो गया। और उसमें से क्या करूँ, ये वाला जो एरिया है ये वाला यदि इतना घटा दिया जाए तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 साइड इंटू साइड, मतलब कि आधार इंटू लंब, तो 1/2 आधार इंटू लंब, तो आपका टोटल कितना फाइनल निकल आया, π/4 - 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपको फिगर बनाना पहले सही से आना चाहिए कि ये फिगर कैसे बनेगा, फिर ये फिगर कैसे बनेगा, उसका कौन सा पार्ट आपको लेना है। तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और भी आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और भी पेपर में दे रखे होंगे, ठीक है। कुछ किताब से क्वेश्चन उठाइए, जब तक आप एरिया आप सही से, मतलब एरिया का फिगर जब तक सही से नहीं बना पाएंगे तब तक आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना टफ बना रहेगा। आइए रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपको, 1 जनवरी 2006 को संडे था, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले कि 1 जनवरी 2006 क्या है आपको, संडे, ठीक है। संडे का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 0 होता है। इसके बाद आपकी बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2010, तो पहले आपको पूरा सीरियल से लिख लीजिए कि 1 जनवरी 2007, फिर 2008, फिर 2009, उसके बाद आएगी आपकी 2010। जनवरी जनवरी जनवरी, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे देख लीजिए कि 1 जनवरी 2006 आपकी कैसी है, सिंपल ईयर है, ठीक है। 2006 से जब 1 जनवरी 2007 के लिए जाएंगे तो बीच में जो फरवरी पड़ेगी वो एक सिंपल ईयर की पड़ेगी। तो इसलिए सिंपल ईयर में जो एक्स्ट्रा एक डे आता है वो केवल एक ही आता है, तो +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2007 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी जब 2008 के लिए आएंगे तो जो फरवरी होगी वो भी 2007 की पड़ेगी। तो 2007 में फरवरी कैसी होगी, 28 की होगी, ठीक है, मतलब सिंपल ईयर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब 1 जनवरी 2008, ठीक है,
से यहाँ कहाँ के लिए जा रहे होंगे, 1 जनवरी 2009 के लिए। तो फरवरी जो होगी वो 2008 की पड़ेगी। 2008 की जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, मतलब लीप ईयर पड़ेगा। ठीक है, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे आते हैं वो हमारे पास 2 आते हैं। अब कहाँ चलेंगे, 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 के लिए। तो आपको जो फरवरी पड़ेगी वो 2009 की पड़ेगी। तो 2009 की जो फरवरी होती है वो सिंपल ईयर वाली होती है, तो केवल 1 डे एक्स्ट्रा आएगा। तो इनको यदि मैं काउंट कर लूँ तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो संडे आपका 0 है, 0 में +5 करेंगे तो फाइनली 5 ही आएगा। ठीक है, तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो आके कितना आ गया, 0 + 5 = 5। और 5 को क्या लिखते हैं हम लोग, फ्राइडे। ठीक है, तो ये जिसको नहीं पता है तो आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपको पता चल गया होगा 0 और 5 किस लिए लिखा गया है।